और चैनल लॉ कक्षा स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ टैक्सिंग स्टैट्यूट इन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन के मीनिंग से। कंस्ट्रक्शन क्या होता है? जिन स्टूडेंट ने पहले की वीडियोस देखी होगी वो जानते होंगे कंस्ट्रक्शन क्या होता है। कंस्ट्रक्शन रिफर्स टू द ड्राइंग ऑफ कंक्लूजन ऑफ द लीगल टेक्स्ट दैट लाई बियॉन्ड द डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द लीगल टेक्स्ट। अगर हम बात करते हैं किसी भी प्रोवाइजो की, किसी भी लीगल टेक्स्ट की, किसी भी स्टैट्यूट में जब लैंग्वेज को लेके क्या है, एम्बिग्यूटी है, अनक्लियर है, यानी कि कोई भी प्रोवाइजो हमें समझ नहीं आ रहा, तो कोर्ट क्या करती है? जब उसका मीनिंग समझ नहीं आता तो कोर्ट क्या करती है? ड्रॉ करती है क्या? कंक्लूजन ऑफ द लीगल टेक्स्ट, कि वो लीगल टेक्स्ट क्या कहना चाहता है। कंक्लूजन ड्रॉ करती है कि वो लीगल टेक्स्ट क्या कहना चाहता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्शन कहते हैं। क्लियर? अब देखिए, फोकस करिए। दैट लाई बियॉन्ड द डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द लीगल टेक्स्ट। जब जो लीगल टेक्स्ट है उसके डायरेक्ट एक्सप्रेशन से हम समझ नहीं पा रहे, उसका मीनिंग क्या? अनक्लियर है, एम्बिग्यूटी है उस टेक्स्ट में, उसका मीनिंग नहीं समझ पा रहे, तो कोर्ट क्या कर रही है? ड्रॉ कर रही है कंक्लूजन। किसका? लीगल टेक्स्ट का। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? कंस्ट्रक्शन। प्रोसेस ऑफ एक्सप्लेनिंग स्लैश इंटरप्रेटिंग इंटेंशन ऑफ द स्टैट्यूट। देखिए, हमारी जो कंस्ट्रक्शन क्या है, ऐसी प्रोसेस है जिससे क्या करा जाता है? एक्सप्लेन करा जाता है, इंटरप्रेट करा जाता है क्या? इंटेंशन ऑफ द स्टैट्यूट। उस स्टैट्यूट की क्या इंटेंशन है उसको एक्सप्लेन करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्शन कहते हैं। इज एप्लीकेबल व्हेन द स्टैट्यूट इज कंटेस्टेड, यानी कि जो स्टैट्यूट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? अनक्लियर होना चाहिए, कंफ्यूजन होना चाहिए उस स्टैट्यूट में। इज फाइंडिंग आउट कंक्लूजन ऑफ द स्टैट्यूट। कंस्ट्रक्शन क्या है? फाइंड आउट करना क्या? कंक्लूजन किसका? स्टैट्यूट का। अब बात करते हैं स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन की। सर आप ये एक एक वर्ड को क्यों पढ़ा रहे हो? देखिए, हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ टैक्सिंग स्टैट्यूट। पहले हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं, फिर टैक्सिंग स्टैट्यूट, और फिर हम क्या पढ़ेंगे? स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ टैक्सिंग स्टैट्यूट। कम टू द स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन। स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन मींस each word in the statute should be interpreted by the letter and not with the respect to the spirit behind the statute। अगर हम बात करते हैं स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है वर्ड टू वर्ड आपको क्या करना पड़ेगा? इंटरप्रेट करना पड़ेगा वर्ड्स को, यानी कि एक एक वर्ड जो उस लीगल टेक्स्ट में, उस स्टैट्यूट में यूज करा गया, उसे एक एक वर्ड को क्या करा जाएगा? इंटरप्रेट करा जाएगा। यानी कि सिंपल सी कह लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं? एक एक वर्ड को क्या कर रहे हैं? इंटरप्रेट कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं। यानी कि जैसे हम लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन में करते थे कि एक एक टर्म्स को क्या कर रहे हैं? ग्रामेटिकल ट्रांसलेट कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते थे? बिल्कुल सही, ग्रामेटिकल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन भी कहते थे। तो स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन में भी क्या है? टर्म को एक एक ईच वर्ड जो भी लीगल टेक्स्ट में उस स्टैट्यूट में यूज करा गया उसका क्या? इंटरप्रिटेशन। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। A judge has to apply the text only as it is written in the statute। देखिए, जो जजेस हैं वो कैसे अप्लाई करेंगे उस लीगल टेक्स्ट को? जैसा वो लिखा गया, यानी कि जैसे उस स्टैट्यूट में लिखा गया है, सेम एज इट इज अप्लाई करेंगे जजेस। यानी कि मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं होती इसमें, स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन में। इन स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन द कोर्ट विल यूज द लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। स्ट्रिक्ट हमारी कह लीजिए स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन में या स्ट्रिक्ट हमारे केस में कंस्ट्रक्शन में कोर्ट क्या यूज करती है? लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या है? सेपरेट वीडियो बना रखे, हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूं। अगर कोई भी स्टैट्यूट में क्या है? अनक्लियरनेस है, एम्बिग्यूटी है, तो आप क्या करेंगे? सिंपल एज इट इज क्या करेंगे? उसके ऑर्डिनरी या सिंपल मीनिंग को क्या करेंगे? बताएंगे। यानी कोर्ट क्या करेगी? उसका सिंपल मीनिंग क्या कहता है, ऑर्डिनरी मीनिंग क्या कहता है, प्लेन मीनिंग क्या है उस टेक्स्ट का, उस टर्म्स का, उसे क्या करेगी? कोर्ट हमें बताएगी। यानी कि सिंपल ट्रांसलेशन, यानी कि ट्रांसलेट करेगी उस टर्म को। Strict construction of taxing statute। Tax is imposed by statute for raising its general revenue। अगर हम बात करते हैं तो जो टैक्स होता है वो इंपोज करा जाता है, उससे क्या जनरेट होता है? जनरल रिवेन्यू। किसका? भैया स्टेट का क्या होता है? रिवेन्यू जनरेट होता है, यानी कि सोर्स ऑफ इनकम है, सोर्स ऑफ रिवेन्यू है क्या? टैक्स। स्टैट्यूट डीलिंग विद टैक्स आर टर्म्ड एज टैक्सिंग स्टैट्यूट। जो स्टैट्यूट डील करते हैं किसमें? टैक्स में, तो उन्हें क्या कहते हैं हम? बिल्कुल सही, टैक्सिंग स्टैट्यूट। दे आर ऑल्सो नोन एज फिस्कल स्टैट्यूट, और उनका दूसरा नाम क्या है? यानी कि टैक्सेस स्टैट्यूट को हम क्या भी कहते हैं? फिस्कल स्टैट्यूट भी कहते हैं। टैक्सिंग स्टैट्यूट आर दोज व्हिच इंपोज टैक्सेस ऑन इनकम और अदर काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन। टैक्सिंग स्टैट्यूट या फिस्कल स्टैट्यूट क्या होते हैं? ऐसे स्टैट्यूट जो क्या इंपोज करते हैं? टैक्सेस इंपोज करते हैं। किस पे? इनकम पे और अदर काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन्स पे क्या करते हैं? टैक्स इंपोज करते हैं टैक्सिंग स्टैट्यूट्स। इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स एक्ट, वेल्थ टैक्स एक्ट आर द एग्जांपल ऑफ फिस्कल स्टैट्यूट। अगर हम बात कर लेते हैं, इनकम टैक्स एक्ट हो गया, गिफ्ट टैक्स एक्ट हो गया, वेल्थ टैक्स एक्ट हो गया,
ये हमारे सब किसके एग्जांपल है, फिस्कल स्टैट्यूट के या टैक्सिंग स्टैट्यूट कह लीजिए। क्लियर। द नेक्स्ट स्लाइड, द मनी सो कलेक्टेड इज यूटिलाइज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। अभी हमने पीछे देखा था क्या है टैक्स, क्या है, जो टैक्स से मनी कलेक्ट हो रही है क्या है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू किसका, गवर्नमेंट का। जो मनी कलेक्ट हो रही है वो मनी का क्या यूज हो रहा है, बिल्कुल सही, जो मनी यूज हो रही है उसका यूटिलाइजेशन किस चीज के लिए हो रहा है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। जो भी मनी कलेक्ट हुई है टैक्स से उसे यूटिलाइज करा जा रहा है किसके वेलफेयर के लिए, पीपल्स के वेलफेयर के लिए, पब्लिक के वेलफेयर के लिए। क्लियर। While interpreting fiscal or taxing statute, the court should adopt that construction which would prevent person from evading an act of parliament। अगर हम बात करते हैं जब कोर्ट क्या करती है, कंस्ट्रक्शन को क्या करती है, अडॉप्ट करती है, तो उसे ध्यान में क्या रखना है जब वो क्या करेगी, इंटरप्रेट करेगी किस चीज को, टैक्सिंग स्टैट्यूट को, कि कोई भी पर्सन क्या ना कर पाए, अवेड ना कर पाए, यानी कि टैक्स की चोरी ना कर पाए। क्लियर। द लैंग्वेज यूज्ड इन फिस्कल स्टैट्यूट या टैक्स स्टैट्यूट shall not be constructed in the favor of taxpayer as so to permit him to evade from the tax obligation। अगर हम बात करते हैं जो भी लैंग्वेज यूज करी गई है किस में, टैक्स स्टैट्यूट में, उसे इस तरीके से हमारे कंस्ट्रक्टेड नहीं करना कि वो किसके फेवर में हो, टैक्स पेयर के फेवर में हो। हमें परमिट नहीं करना किसी भी टैक्स पेयर को कि वो क्या कर सके, जो भी उसकी टैक्स ऑब्लिगेशन है उससे बच सके, अवॉइड हो सके। क्लियर। टैक्सिंग स्टैट्यूट मस्ट बी गिवन स्ट्रिक्ट कंसर्न। इसी वजह से जो टैक्सिंग स्टैट्यूट है उसे हमने क्या दिया, स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन दिया है, यानी कि स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन दिया है। अब केसेस डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट केसेस हैं, प्लीज आंसर में जरूर मेंशन करें। हंसराज एंड सन्स वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 2002, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अ टैक्सिंग स्टैट्यूट शुड बी कॉन्स्टिट्यूट स्ट्रिक्टली। देखिए हंसराज एंड सन्स स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 2002 के केस में सुप्रीम कोर्ट का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, जो टैक्सिंग स्टैट्यूट है यानी कि फिस्कल स्टैट्यूट है, उन्हें हम कैसे कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, स्ट्रिक्टली कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि उनका कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन होगा। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सेकंड केस, सीमेंटो कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस सीईई 2002 सुप्रीम कोर्ट। The Supreme Court held that in the case of taxing statute, if two interpretation are possible, the one favorable to the taxpayer should be adopted। देखिए इस केस में यानी कि सीमेंटो कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस सीईई केस में क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि अगर टैक्सिंग स्टैट्यूट में दो इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है, यानी कि एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है, द वन फेवरेबल टू द टैक्स पेयर, जो भी इंटरप्रिटेशन फेवरेबल होगी टैक्स पेयर के लिए उसे क्या करा जाएगा, अडॉप्ट करा जाएगा। क्लियर। Come to the next case. Kurian Abraham Private Limited versus Assistant Commissioner 2004 Kerala High Court. A full bench 3 judges of Kerala High Court held that a person cannot be taxed unless the provision clearly provides for it. Provision of taxing statute or fiscal statute have been constituted strictly। अगर हम इस केस के बारे में बात करते हैं तो एक केस में केरला हाई कोर्ट ने क्या हेल्ड करा था, केरला हाई कोर्ट ने हेल्ड करा अ पर्सन कैन नॉट बी टैक्स्ड unless the provision clearly provides for it। यानी कि अगर किसी प्रोविजन में क्लियरली मेंशन नहीं है तब तक वो पर्सन क्या नहीं होगा, लाइबल नहीं होगा टैक्स पे करने के लिए। अगर किसी प्रोविजन में क्लियरली मेंशन नहीं है तो लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी टैक्स पे करने की। फॉर एन एग्जांपल ए, अगर ए क्लियरली किस कैटेगरी में नहीं आता, उस टैक्सिंग स्टैट्यूट की कैटेगरी में नहीं आता कि ए इज लाइबल फॉर पे टैक्स, तो ए लाइबल नहीं होगा। और अगर हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, तो जो हमारे टैक्सिंग स्टैट्यूट होते हैं यानी कि फिक्सल स्टैट्यूट होते हैं, उनका हमारा इंटरप्रिटेशन कह लीजिए, कंस्ट्रक्शन कह लीजिए, कैसा होना चाहिए, स्ट्रिक्ट होना चाहिए। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। केस यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस ओमकार एस कन्वर। अगर हम बात करते हैं इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड करा था, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इफ टू व्यूज आर पॉसिबल, वन इन द फेवर ऑफ टैक्स पेयर मस्ट बी अडॉप्टेड। अभी पीछे भी केस देखा था, सेम चीज यहां पे भी हेल्ड हुई थी। क्या कहा गया था, अगर हमारे क्या निकलते हैं, इंटरप्रिटेशन निकलते हैं कितने, दो, तो जोन सा हमारा फेवर होगा किसके फेवर में होगा, फेवरेबल होगा किसके, टैक्स पेयर के, तो उसे कोर्ट क्या करेगी, अडॉप्ट करेगी। यानी कि एक किसी स्टैट्यूट के दो इंटरप्रिटेशन निकल रहे हैं और एक इंटरप्रिटेशन किसके फेवरेबल में है, यानी कि किसके फेवर में है, फेवरेबल टू द टैक्स पेयर, तो उसे क्या कर दिया जाएगा, अडॉप्ट कर दिया जाएगा। क्लियर। The following are the general principle of interpretation of taxing statute। अब कुछ जनरल प्रिंसिपल देख लेते हैं किसके, फिस्कल स्टैट्यूट के। A taxing statute should be strictly interpreted, यानी कि जो भी हमारा टैक्सिंग स्टैट्यूट है, यानी कि जो स्टैट्यूट टैक्स को इंपोज करता है किस पे, बिल्कुल सही, इनकम पे टैक्स को इंपोज करता है या अदर ट्रांजेक्शन पे इंपोज करता है टैक्स को, तो ऐसे स्टैट्यूट को हम क्या कहते हैं, टैक्सिंग स्टैट्यूट कहते हैं। उनका इंटरप्रिटेशन कैसा होना चाहिए, स्ट्रिक्ट होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, नो वन कैन शैल टैक्स्ड
unless the liability to pay tax comes within the letter of the law। अगर जहां पे सिंपल सी बात है किसी प्रोविजन में क्लियरली मेंशन नहीं है तब तक पर्सन लाइबल नहीं होगा किस चीज के लिए, टैक्स पे करने के लिए। क्लियर? जो लेटर ऑफ द लॉज है यानी कि जो लीगल टेक्स्ट है वो क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, उसके मीनिंग से पता चलना चाहिए कि दिस पर्सन इज लाइबल टू पे टैक्स। क्लियर? सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। द बेनिफिट ऑफ एनी एम्बिग्विटी मस्ट गो टू द एसएससी। अगर हम बात करते हैं कोई भी एम्बिग्विटी है यानी कि अनक्लियरनेस है तो कौन सा वाला हम इंटरप्रिटेशन यूज करेंगे, बिल्कुल सही, जो हमारा फेवर में होगा, किसके, एसएससी, यानी कि टैक्स पेयर के फेवर में जो सा इंटरप्रिटेशन टैक्स पेयर के फेवर में होगा उसे हम क्या करेंगे, कोर्ट क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे। यानी कि बेनिफिट किसे मिल जाएगा एम्बिग्विटी का, टैक्स पेयर को। कम टू द लास्ट स्लाइड। नो सब्जेक्ट कैन बी टैक्स्ड बाय इन्फ्रेंस और एनालॉगी। कोई भी भैया अगर एक बात करते हैं ऐसा नहीं है एनालॉगी सेटअप नहीं होगी। मतलब एनालॉगी का मींस क्या है, कोई भी हमें सोच लें कि हाँ ये पर्सन इस कैटेगरी में आएगा, जब तक लॉ के वर्ड्स क्लियरली मेंशन नहीं करेंगे। क्लियर? यानी कि कोई भी हमारे जो लॉ के टेक्स्ट है यानी कि लीगल टेक्स्ट है, स्टैट्यूट्स है, प्रोविजन है जो किससे रिलेटेड है, टैक्स से रिलेटेड है, तो उसमें जब तक क्लियरली मेंशन नहीं होगा तब तक पर्सन लाइबल नहीं होगा। द इंटेंशन टू इम्पोज और इंक्रीज टैक्स और ड्यूटी मस्ट बी क्लियर और इन एन एम्बिगुअस लैंग्वेज। अगर हम बात करते हैं जो इंटेंशन होनी चाहिए इंक्रीज करने की टैक्स की या इंपोज करने की टैक्स की, ड्यूटी की, वो क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, अनएम्बिगुअस लैंग्वेज होनी चाहिए। मतलब लैंग्वेज ऑफ द टैक्सिंग स्टैट्यूट मस्ट बी क्लियर, तभी पर्सन क्या होगा, लाइबल होगा। जो इंटेंशन होनी चाहिए गवर्नमेंट की इंपोज करने की टैक्स की वो क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। नो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट टू फिस्कल स्टैट्यूट इज पॉसिबल अनलेस द लैंग्वेज ऑफ द स्टैट्यूट इज वेरी क्लियर एंड प्लेन। अगर हम बात करते हैं कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है, अफेक्ट फ्रॉम बैकडेट, यानी कि टैक्सिंग स्टैट्यूट में कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता है। कब तक नहीं होता, अनलेस द लैंग्वेज ऑफ द स्टैट्यूट इज क्लियर एंड प्लेन, जब तक उस लैंग्वेज स्टैट्यूट की क्या ना हो, प्लेन ना हो, क्लियर ना हो। अगर हमारी स्टैट्यूट की जो लैंग्वेज है वो क्लियर है, क्लियरली कह रही है कि इसका इफेक्ट यानी कि इस प्रोविजन का, इस स्टैट्यूट का इफेक्ट क्या है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, तभी क्या माना जाएगा, उस टैक्सिंग स्टैट्यूट पे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। अदरवाइज रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं माना जाता, किसमें, टैक्सिंग स्टैट्यूट में। होपफुली आप सभी को स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ टैक्सिंग स्टैट्यूट क्लियरली समझ आया। अगर अभी कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज नहीं समझ आ रही तो विदाउट हेजिटेट आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट shubham.22 में डीएम कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर द न्यू वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर सपोर्ट।